गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीचिंग बाय अनीता मैम के चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम जो पिछले साल जो PYQ प्रश्न हैं हम उनको प्रश्न लेके हैं, वो भी साइंस के लेके आए हैं। ठीक है, साइंस में जितने भी 2025 में PYQ प्रश्न पूछे जैसे ALP, RRB, NTPC, ग्रुप डी, इनमें जो पूछे गए हैं CBT 1, CBT 2 और 2024-25 के जो PYQ प्रश्न है उसको ही हम इसको लेके आए हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मात्रक एवं विमाएं। तो मात्रक और विमाओं से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन PYQ प्रश्नों को 2025 में जो पूछे गए हैं तो उन PYQ प्रश्नों को हम इसमें करने वाले हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है आधार राशियाँ, एक मिनट, आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है? तो आधार जो मात्रक होते हैं तो उनकी राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? मूल स्थिरांक, व्युत्पन्न मूल मात्रक, मौलिक या मूल मात्रक या मानक मूल मात्रक। तो क्या कहा जाता है? देखिएगा, आधार राशियां जो बेस वाली राशियां होती हैं उनके मात्रकों को क्या कहा जाता है? तो उनके मात्रकों को क्या कहा जाता है? वे मात्रक जो मौलिक भौतिक राशियों जैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, तो वे मात्रक जो मौलिक भौतिक राशियों जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि को मापने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है, क्योंकि SI प्रणाली के सभी अन्य व्युत्पन्न मात्राओं की बुनियाद होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मौलिक या मूल मात्रक कहे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल व व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो उसके समुच्चय को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक मॉडल, मात्रकों की प्रणाली, मापन समुच्चय, सार्वत्रिक स्थिरांक प्रणाली। तो क्या कहा जाता है? मूल व व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एक मात्रक प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। एक मात्रक प्रणाली है, सिस्टम ऑफ यूनिट होती है, एक जो पूरी समूह होता है जिसमें मौलिक मात्रक जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, व्युत्पन्न मात्रक जैसे न्यूटन, जूल, पास्कल, ये दोनों प्रकार के शामिल होते हैं और उनका प्रयोग सभी भौतिक राशियों के संगत रूप में व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है विमा लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विमाएं लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। देख लीजिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या। मीटर लंबाई की ऐसा मौलिक इकाई होती है, खगोलीय दूरी के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है और एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, अगर प्रकाश वर्ष में देखा जाए तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। कितना होता है प्रकाश वर्ष? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और वही पारसेक है, पारसेक, प्रकाश वर्ष और खगोलीय इकाई, ये तीनों क्या होता है? दूरी को मापने की इकाई होती है और एक पारसेक बराबर होता है 3.09 × 10⁻16 मीटर होता है। कितना होता है एक पारसेक बराबर? 3.09 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है और एक खगोलीय इकाई जो होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न और इसे बिल्कुल एकदम रट्टा मार के चले जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, NTPC CBT 1 में ये 2025 में पूछा गया है और शिफ्ट 3 में भी ये प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक क्या होता है, ऑब्वियसली ऊर्जा का क्या आ जाएगा, जूल हो जाएगा। तो जूल ऊर्जा की एसआई यूनिट होती है, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जब 1 न्यूटन का बल कोई एक वस्तु 1 मीटर पर विस्थापित होती है तो जो ऊर्जा खर्च होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, एक जूल कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा की एसआई इकाई होती है जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जब 1 न्यूटन बल द्वारा उस पर एक वस्तु मीटर की विस्थापित होती है तो जो ऊर्जा खर्च होती है वही क्या होती है, 1 जूल के बराबर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहीं पर देखते हैं, आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है। तो आवृत्ति के मापन का जो मात्रक है तो क्या है, तो आवृत्ति के मापन का जो मात्रक है तो उसे क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है, तो आवृत्ति के मापन का जो मात्रक है उसे हर्ट्ज कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, हर्ट्ज कहा जाता है। ठीक है, हर्ट्ज इसकी क्या है, आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति के मात्रक को हर्ट्ज कहा जाता है। आवृत्ति वह मात्रा है जो बताती है कि प्रति सेकंड कितने दोलन या चक्र होते हैं। प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कितने आप दोलन, जैसे 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड इसमें कितने एक चक्कर, 1 सेकंड में आप कितनी बार उसका चक्कर करते हैं, तो वही उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमा ml की पावर -3 है, घनत्व की, ऊर्जा की, दाब की, कार्य की। तो जो निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमा ml -3 है, तो किसकी होगी, ये घनत्व की होगी। ठीक है, घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन m/l की पावर 3, तो ml -3। ठीक है, जबकि दाब का ऐसे में क्या होता है, ml -1 t -2 होता है। ठीक है, अगला है दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। तो दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये भी NTPC CBT 1 में पूछा है, 2025 में ही पूछा है। तो दाब का विमीय सूत्र हमने जस्ट इसके ऊपर देखा था। तो दाब का जो विमीय सूत्र है तो क्या होता है, दाब बराबर बल गुणा क्षेत्रफल, बल और क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में इसको परिभाषित। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो इसके बल का क्या हो जाएगा, ml/t की पावर 2 t2 अपॉन l की पावर 3, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लंबाई को भी मीटर से और l को भी मीटर से, तो मीटर बराबर 2। तो इसका हो जाएगा l, लंबाई को l से डिनोट करते हैं, तो l की पावर 2। तो ये जो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर 2 प्लस वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m-1 l -3। तो 2 में से 2 में से घटा जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो m की पावर a l -1 और t माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, t -2 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, दाब का विमीय सूत्र क्या है, तो दाब का जो विमीय सूत्र है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है क्या है, न्यूटन मीटर का वर्ग, न्यूटन मीटर इनवर्स या न्यूटन। तो दाब की इकाई क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग होती है, जिसे पास्कल कहा जाता है। इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र m0 l0 t2 है, m0 l0 t2 है। तो विकृति, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग या आवृत्ति, तो किसका मात्रक होता है, तो कोणीय त्वरण क्या होता है, वह दर है जिसमें कोणीय वेग समय के साथ क्या हो जाता है, बदलते रहता है, समय के साथ क्या होता है, बदलते रहता है, उसे ही कोणीय त्वरण कहा जाता है। कोणीय वेग ओमेगा से इसको दर्शाते हैं, कोण बटे क्या होता है, समय होता है, और कोण एक विमा रहित राशि होती है, इसलिए ओमेगा बराबर होता है t-1 होता है। अब कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, dw/dt क्या हो जाएगा, त्वरण a dw/dt और t की घात 1, मतलब ये कितना हो जाएगा, t का
स्क्वायर हो जाएगा। दीप्त तीव्रता की SI इकाई क्या है? तो दीप्त तीव्रता की SI क्या है? कैंडेला होती है। देख लीजिएगा, केल्विन जो है तापमान की SI इकाई होती है, जूल ऊर्जा की SI इकाई होती है, और वॉट किसकी इकाई होती है? तो वॉट किसकी इकाई होती है? तो शक्ति की SI इकाई वॉट होती है। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली SI में किस भौतिक कारक का मान 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो ये किसका मान होता है? तो ये किसका मान होता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्लांक स्थिरांक का मान होता है। किसका होता है? प्लांक स्थिरांक का मान होता है। कितना? अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में किस भौतिक कारक का मान 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो किसका होता है? तो प्लांक स्थिरांक का होता है, अवोगाद्रो स्थिरांक का होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन के स्थिरांक होता है, वॉन क्विज स्थिरांक का होता है। प्लांक स्थिरांक का होता है 6 पॉइंट क्या होता है? 60 10⁻⁻34 जो जूल हर्ट्ज के बराबर होता है। अवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है 6 इंटू 02222 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स के बराबर होता है। बोल्ट्जमान स्थिरांक का मान कितना होता है? तो 5 इंटू 667 इंटू 10⁻⁻8 WM मतलब किलोमीटर के बराबर होता है। वॉन क्विज स्थिरांक का मान कितना होता है? तो वॉन क्विज स्थिरांक का मान कितना होता है? इतना होता है। अब देख लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट क्या हो जाएगा? प्लांक स्थिरांक इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है त्वरण की विमा होती है। तो त्वरण की विमाएं क्या होती है? तो त्वरण की विमा की क्या होती है? तो त्वरण मतलब इसको ए से दर्शाते हैं V/T m0L1T1/T2। तो m0L1T2 होता है, मतलब ये कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। m1 m0L1 m0T-2 के बराबर होता है। ठीक है, तो त्वरण की विमा क्या होते हैं? m1 L1 m0 या MLT0 कहते हैं। क्या कहेंगे? m0L1T- होता है। त्वरण का SI मात्रा क्या होता है? त्वरण का SI मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में ऊर्जा का मानक मात्रक है? तो ऊर्जा का जो मानक मात्रक है तो वो क्या है? तो ऊर्जा का मानक मात्रक क्या होता है? कार्य या ऊर्जा की SI इकाई क्या होती है? तो कार्य या ऊर्जा की SI इकाई क्या होती है? तो ये क्या होती है? कार्य या ऊर्जा की SI इकाई क्या होती है? तो जूल होती। क्या होती है? जूल होती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का SI मात्रक क्या है? तो G का जो SI मात्रक होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का जो मान होता है, G का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र से प्राप्त होता है, और इसका मान जो होता है किसका होता है? न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिएगा ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र से प्राप्त है। तो GF बराबर क्या होता है? Gm1 अपॉन R स्क्वायर होता है। इसलिए G बराबर क्या होता है? FR स्क्वायर अपॉन M1 M2 होता है, जहाँ F का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, R जो है मीटर होता है, M1 M2 का मात्रक किलोग्राम होता है। तो G का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो G का SI मात्रक G बराबर न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति किलोग्राम का वर्ग। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर का वर्ग, न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति किलोग्राम का वर्ग होता है। अगला है निम्नलिखित में से क्या विकृति से संबंधित है? विकृति से संबंधित कौन है? तो विकृति से जो संबंधित है उसको क्या कहते हैं? विकृति को वस्तु की लंबाई के में परिवर्तन किया जाता है और जो मूल लंबाई होती है उसके अनुपात में परिभाषित किया जाता है, तो वो विकृति निकल जाती है। तो इसे मूल इकाई कहते हैं और ये आयाम रहित होती है। ठीक है, आयाम रहित होती है, जो विकृति से संबंधित है। तो क्या विकृति से संबंधित होती है? तो ये आयाम रहित होती है। इसका
जिसका कोई आयाम नहीं होता है। ठीक है, अगला है पॉइसन का समीकरण, जिसका उपयोग अक्सर किसी पदार्थ के प्रत्यास्थ गुणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस ग्रीक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता, कौन से ग्रीक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? कप्पा, टाउ, न्यू, एप्सिलॉन। तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये किसके द्वारा दर्शाया